जेपी नड्डा, रूडी माधर और सहित 8 महासचिव बनाए गए। वरुण गांधी को नहीं मिली जगह। वडोदरा और मैनपुरी में लोकसभा उपचुनाव के लिए तारीख तय। 13 सितंबर को होगा चुनाव। यूपी में विधानसभा उपचुनाव की तारीख इसी तारीख को। और उत्तराखंड में फिर बरपा कुदरत का कहर। देहरादून और पौड़ी में फटा बादल। 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत। कई घर मलबे में दबे। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्ट 24/7 और 8 बजे की खबर में आपका स्वागत है। मुंबई में पीएम मोदी जंगी जहाज आईएनएस को देश को उन्होंने समर्पित कर दिया। इसे एक तरह से स्वतंत्रता दिवस का उपहार भी माना जा रहा है। इस युद्धपोत की विशेषता यह है कि यह दुश्मनों के रडार को चकमा देने में सक्षम होगा। ब्रह्मोस मिसाइल से लैस ये युद्धपोत 400 किलोमीटर की दूरी तक मार करने में सक्षम होगा। इस युद्धपोत को मुंबई के ही मझगांव के डॉकयार्ड में तैयार किया गया और यह पूरी तरह से स्वदेशी निर्मित है। देखिए एक खास रिपोर्ट। देश के दुश्मनों से लोहा लेने के लिए भारतीय नौसेना को मिला नया सिपाही, या यूं कहें कि समुंदर में सिंघम उतर गया जो दुश्मनों को चकमा देगा, उनके छक्के छुड़ा देगा। नौसेना की नई ताकत और समुद्र का सरताज माने जा रहे इस जंगी जहाज को पूरी तरह से देश में बनाए गए उपकरणों से बनाया गया है। इसका नाम है इंडियन नेवल शिप यानी आईएनएस कोलकाता। ये जंगी जहाज 164 मीटर लंबा और 18 मीटर चौड़ा है। इस पर भारत की सबसे मारक मिसाइल ब्रह्मोस समेत कई मारक हथियार मौजूद हैं। नौसेना के डिजाइन ब्यूरो ने इसका डिजाइन तैयार किया। इस जहाज को 2010 में नेवी में शामिल होना था, पर कुछ तकनीकी खराबियों के चलते इसमें कुछ वक्त और लग गया। 7,500 टन क्षमता वाला नौसेना का ये पोत मझगांव डॉकयार्ड प्रोजेक्ट 15A के तहत बना गया है। इस पर तैनात मिसाइल दागने वाली यूनिवर्सल वर्टिकल लॉन्च सिस्टम का डिजाइन और विकास ब्रह्मोस एरोस्पेस ने किया है। युद्धपोत में विशेष गुणों वाला स्टील का इस्तेमाल किया गया है और ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा बनाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपोर्टर 24/7। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया है कि जब देश मजबूत होगा तो कोई आंख नहीं दिखा पाएगा। आईएनएस कोलकाता देश में बना पहला सबसे बड़ा जंगी युद्धपोत है। ये 164 मीटर लंबा और 18 मीटर चौड़ा है। इसकी ऊंचाई एक 5 मंजिले इमारत जितनी है। पहली बार भारतीय नौसेना में किसी युद्धपोत में 3D रडार इस्तेमाल किया गया है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट को। आईएनएस कोलकाता देश में बना पहला सबसे बड़ा जंगी युद्धपोत है। ये 164 मीटर लंबा है और 18 मीटर चौड़ा। इसकी ऊंचाई एक 5 मंजिला इमारत जितनी है। पहली बार भारतीय नौसेना के किसी युद्धपोत में 3D रडार इस्तेमाल किया गया है। ब्रह्मोस मिसाइलों से लैस ये जंगी जहाज 400 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। साथ ही 76 mm गन, 2 रॉकेट लॉन्चर, एंटी सरफेस गन, एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर से ये लैस है। इसके अलावा रडार सर्विसेज के साथ ट्रैकिंग और फायर कंट्रोलर भी है। इसका रडार इस तरह डिजाइन किया गया है कि इसे शत्रु नौकाएं ट्रेस नहीं कर सकती और दुश्मन को आसानी से चकमा दे सकती हैं। आईएनएस कोलकाता एक साथ कई लक्ष्यों पर नजर रख सकता है। इसमें युद्धपोत पनडुब्बी नाशक कार्वेट है, जिसका निर्माण कोलकाता के गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया है। इस तरह भारत को अब भविष्य के एडवांस्ड युद्धपोतों में लगने वाले स्पेशल ग्रेड के स्टील के आयात की जरूरत नहीं होगी। इस कार्वेट पर तैनात हेलीकॉप्टर की उड़ानों के लिए विशेष सुविधा लगाई गई है।
इस युद्धपोत पर डिजिटल डाटा एक्सचेंज नेटवर्क नामक एक नई प्रणाली लगाई गई है, जिससे ये युद्धपोत दुश्मन को सकते में डालने के लिए अपने आयुध किसी भी अन्य शिप को भेज सकता है, जहां से हथियार दागा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपोर्टर 24x7। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने अपनी ड्रीम टीम का ऐलान कर दिया है। इस नई टीम से पार्टी में कहीं खुशी कहीं गम की स्थिति पैदा हो सकती है। बीजेपी में गांधी परिवार के वारिस और मेनका गांधी के बेटे वरुण गांधी को शाह टीम में जगह नहीं मिल पाई है। महासचिवों में राम माधव और जगत प्रकाश नड्डा, उपाध्यक्षों में मुख्तार अब्बास नकवी, बंडारू दत्तात्रेय और BS येदियुरप्पा शामिल हैं। नई टीम में 8 महासचिव नियुक्त किए गए हैं, जिनमें जगत प्रकाश नड्डा, राजीव प्रताप रूडी, मुरलीधर राव, राम माधव, श्रीमती सरोज पांडे, भूपेंद्र यादव, रामशंकर कठेरिया और रामनाथ शामिल हैं। नई टीम में 11 उपाध्यक्षों में बंडारू दत्तात्रेय, BS येदियुरप्पा, सत्यपाल मलिक, मुख्तार अब्बास नकवी, पुरुषोत्तम रूपाल, प्रभात झा, रघुवर दास, किरण माहेश्वरी, विनय सहस्त्रबुद्धे, रेणु देवी और दिनेश शर्मा के नाम हैं। सचिवों में श्याम जाजू, अनिल जैन, H राजा, रोमेन डेका, सुधा यादव, पूनम महाजन, राम विचार, अरुण सिंह, सिद्धार्थ नाथ सिंह, RP सिंह, श्रीकांत शर्मा, ज्योति धरवे, तरुण बुद्ध और रजनीश कुमार शामिल हैं। पार्टी प्रवक्ताओं में सनाज हुसैन, सुधांशु त्रिवेदी, मीनाक्षी लेखी, MJ अकबर, विजय सोनकर शास्त्री, ललिता कुमार, मंगलम, नलिन कोहली, डॉक्टर सवित्रा पात्रा, अनिल बलनी और GBL नरसिम्हा राव के नाम हैं। इसके अलावा अरुण जैन को कार्यकाल सचिव बनाया गया है। तो आखिरकार आज अगर हम बात करें अमित शाह के नई टीम का, तो उसका ऐलान हो गया, जिसमें JP नड्डा हैं, राजीव प्रताप रूडी, सरोज पांडे, मुरलीधर राव, राम माधव, भूपेंद्र यादव, RS कटारिया, रामलाल, V दत्तात्रेय, BS येदियुरप्पा, सतपाल मलिक, मुख्तार अब्बास नकवी, P रुपल्ला, प्रभात झा, रघुवर दास, किरण महेश्वरी, रेणु देवी और उसके साथ ही साथ रोमेन डेका, सुधा यादव, राम विचार नेताम, पूनम महाजन, अनिल जैन, सिद्धार्थ नाथ सिंह, RP सिंह, H राजा, ज्योति धुबरे, रजनीश कुमार, तमाम लोगों को जगह मिली है अमित शाह की नई टीम में। इसमें नलिन कोहली, संबित पात्रा, सनवाज हुसैन, सुधांशु त्रिवेदी, मीनाक्षी लेखी, अनिल बलनू, विजय सोनकर, ये तमाम लोग शामिल हैं अगर हम बात करें शाह की नई टीम में। तो महासचिव की बात किया तो उसमें JP नड्डा, राजीव प्रताप रूडी, सरोज पांडे, मुरलीधर राव और उपाध्यक्षों की बात की जाए उसमें सतपाल मलिक, मुख्तार अब्बास नकवी, P रुपल्ला, प्रभात झा, रघुवर दास, किरण महेश्वरी, रेणु देवी, दिनेश शर्मा के नाम शामिल हैं। और साथ ही साथ अगर सचिव की बात की जाए तो रोमेन डेका, सुधा यादव, राम विचार नेताम, पूनम महाजन, अनिल जैन, सिद्धार्थ नाथ सिंह, RP सिंह, H राजा, ज्योति धुबरे और रजनीश कुमार के नाम शामिल हैं। और अगर पार्टी प्रवक्ता की बात किया तो नलिन कोहली, संबित पात्रा, सनवाज हुसैन, सुधांशु त्रिवेदी, मीनाक्षी लेखी, अनिल बुलनी, विजय सोनकर, इन तमाम लोगों के नाम शामिल हैं अमित शाह की नई टीम में। तो साफ तौर पर जो है अमित शाह की नई टीम बन गई है। लेकिन अगर किसी को निराशा हाथ लगी है तो वरुण गांधी को। लेकिन जिस तरीके से अभी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है उसमें आने वाले अगले 7-8 महीनों में वरुण गांधी को बड़ी जिम्मेवारी मिल सकती है उत्तर प्रदेश में। तो अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इस बेरुखी का असर क्या कुछ होता है पार्टी पर, वरुण गांधी के बेरुखी का। अमित शाह की नई टीम पर बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता रामानुज ने। अध्यक्ष की नई टीम का ऐलान हुआ और उसमें भी मोदी जी की तरह युवा जोश दिखा। और उस पूरे मुद्दे पर बात करने के साथ हैं हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी। सर, पहले तो मुबारक हो कि आपको इस टीम में प्रवक्ता जी का पद दिया गया। सर, जिस तरीके से बात की जा रही कि टीम के अंदर जो गठन हुआ, युवा चेहरों को ज़्यादा उसके अंदर तवज्जो दी गई है। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने जो टीम बनाई है उसमें 2/3 से अधिक लोग ऐसे हैं जो 50 वर्ष से कम आयु के हैं और तकरीबन 85 से 90% लोग ऐसे हैं जो 60 वर्ष से कम आयु के हैं। अतः उन्होंने, परंतु इसमें से जो युवा हैं वो सब ऐसे हैं जो पार्टी में पूर्व में ही कोई ना कोई महत्वपूर्ण भूमिका का सफलतापूर्वक निर्वहन कर चुके हैं। अतः उन्होंने एक परिपक्वता युक्त अनुभवी युवा टीम को प्रस्तुत किया है। सर,
बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो वरुण गांधी जी, क्या लगता था कि अब वरुण गांधी जी को सोच रहे सबकी अहम पद दिया जाएगा, पर इस टीम से ही नदारद है उसमें, क्या लगता है कि कहीं परिपक्वता में कहीं कमी रह गई थी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व का परिवर्तन एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया है और समय समय पर पार्टी भिन्न भिन्न कार्यकर्ताओं को उनकी योग्यता, क्षमता, परिस्थिति, उपयोगिता के आधार के ऊपर दायित्व देती रही है और आगे भी देती रहेगी। 4 विधानसभा चुनाव, कहीं उसको देखकर ये नई टीम का जो गठन है वो प्रभावशाली रहेगा इन चार विधानसभा चुनाव के? चारों राज्यों के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक सशक्त और प्रभावी भूमिका श्री अमित शाह के नेतृत्व में निभाएगी और श्री नरेंद्र मोदी का कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का जो अभियान है उसमें एक कदम आगे बढ़ी हुई दिखाई पड़ेगी। मोदी जी ने जो भाषण दिया था अपना कल, उसके अंदर किसी भी सरकार को दोष आरोप नहीं दिया और साफ कहा कि सबकी सहभागिता है देश को बनाने में। मोदी जी ने जो कल भाषण दिया वो एक प्रधानमंत्री का वक्तव्य नहीं, प्रधान सेवक का वक्तव्य ही नहीं, बल्कि एक युगांतर स्थापित करने वाले राष्ट्र नायक का विशाल दृष्टिकोण लिए हुए एक विजन था। धन्यवाद। तो ये तो सुधांशु त्रिवेदी ने साफ तौर पर कहा कि जो नई टीम का गठन हुआ है उसके अंदर पूरे प्रदेश के अंदर, जिसमें 4 विधानसभा चुनाव के अंदर जो होने वाले हैं उसमें प्रभावशाली छवि दिखेगी और विधानसभा चुनाव के अंदर जरूर विजय प्राप्त की जाएगी। कैमरा पर्सन प्रकाश सिंह के साथ रामनित भट्ट, रिपोर्टर 24/7 दिल्ली। नई टीम, नया अध्यक्ष, अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि ये कमल कितना खिल पाता है। और इसी पूरे मसले पर बीजेपी नेता श्याम जाजू ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। अमित शाह की नई टीम का गठन हुआ और आज ऐलान हुआ, उस पूरे मुद्दे पर बात करने के हमारे साथ हैं श्याम जाजू जी। सर, टीम का नया गठन हुआ, पिछली टीम से कई नाम जो वापस आए, पर कई नाम ऐसे थे जो छूट गए, क्या लगता है कहीं कमी थी इन लोगों के अंदर जिनको छोड़ दिया गया? केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार आने के बाद अमित शाह जी के नेतृत्व में पार्टी की नई टीम पहली बार घोषित हुई है। इसमें काफी नए और पुरानों का संगम, अच्छा समन्वय अमित शाह जी ने किया है। अगर उपाध्यक्षों में आप देखेंगे तो 7 उपाध्यक्ष नए किए हैं, और जनरल सेक्रेटरीज में देखेंगे तो 4 जनरल सेक्रेटरीज नए किए हैं, सेक्रेटरीज में भी काफी संख्या नए लोगों की है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सभी प्रदेशों को प्रतिनिधित्व देते हुए, सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देते हुए, अलग अलग उम्र का एक अच्छा समन्वय उन्होंने अपनी टीम में किया है। और कोई व्यक्ति को ड्रॉप किया, इसका मतलब उनकी क्षमता कम है, ऐसा मैं नहीं मानता। ये पार्टी में हर आदमी को काम और हर काम को आदमी, ये हमारा सिद्धांत है। तो उनको कोई ना कोई काम दिया जाता है। ये कैडर पार्टी है, यहाँ कोई भी वेस्ट नहीं है। सर, बात की जाए कैडर पार्टी, उसके बाद 4 विधानसभा चुनाव होने हैं, क्या लगता है कि इस टीम का जो गठन है उसको ध्यान में रखते हुए किया गया है? निश्चित रूप से आने वाले 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी अपना प्रभाव दिखाएगी। ये टीम को काम करने का मौका है और सभी आने वाले दिनों के सभी आह्वान पेलने के लिए इस पार्टी, इस ग्रुप में ताकत है। एक सशक्त और समर्थ टीम का घोषणा अमित भाई ने की है। साउथ के अंदर वर्चस्व कम है बीजेपी का, तो क्या लगता है इस टीम के गठन से, जो टीम गठित हुई है, साउथ के अंदर भी प्रभावशाली होगी, नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी प्रभावशाली होगी? लगता है कि यह वाकई प्रभाव जो है वो नॉर्थ और साउथ की तरफ भी, नॉर्थ ईस्ट की तरफ, साउथ की तरफ भी पहुंचेगा? ये पार्टी में गए 1-2 सालों से भी चर्चा है कि जहां जहां पार्टी वीक है, नरेंद्र भाई के भी बोलने में आया है, अमित भाई का भी वो ट्रेस है, जहां जहां पार्टी वीक है वहां उन प्रदेशों में पार्टी स्ट्रांग करने का पार्टी का एजेंडा है और निश्चित दिन आने वाले दिनों में हम वो करेंगे। धन्यवाद। तो ये थे श्याम जाजू जी ने साफ तौर पर कहा कि पार्टी का एक अपना एजेंडा है, ताकि ऐसा नहीं है कि जिनको निकाला गया है, जिनको हटा दिया गया इस टीम से, वो व्यर्थ हैं, उनको भी कोई ना कोई दायित्व दिया जाएगा। पर विधानसभा जो चुनाव होने चारों राज्यों में, उनको ध्यान में रखते हुए ज़्यादा देखा गया और सभी लोगों को मौका मिला, चाहे युवा हो चाहे अलग वर्ग हो, सबको ही ध्यान दिया गया। कैमरा पर्सन प्रकाश सिंह के साथ रामनित भट्ट, रिपोर्टर 24/7 दिल्ली। श्याम जाजू कहते हैं कि जो इस वक्त नई टीम का गठन हुआ है पूरे देश में कमल खिलाने के लिए हुआ है और देश के हर कोने से नेता को चुना गया है। वहीं इस पूरे मसले पर बीजेपी नेता विजय सोंकर से खास बातचीत की हमारे संवाददाता रामानुज ने, आइए सुनाते हैं आपको। नई टीम गठित हुई, उस पूरे मुद्दे पर बात करने हमारे साथ हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर विजय सोंकर शास्त्री। शास्त्री जी, पहले तो मुबारक हो आपको कि आप दोबारा इस टीम के अंदर शामिल हैं। धन्यवाद। सर, बात की जाए टीम की तो युवा चेहरों को ज़्यादा रखा गया इस टीम के अंदर। 50 साल से जो नीचे हैं लगभग
उनको इसमें जगह दी गई है। क्या लगता नहीं कि जो वरिष्ठ लोगों के अंदर जो पहले क्षमता थी वो अब युवा क्या निभा पाएंगे? देखिए, युवा में तो क्षमता ज़्यादा होता ही है, इस बात को तो आप समझ सकते हैं। पर जहाँ तक हमारे वरिष्ठ लोगों की बात है, वरिष्ठ हमेशा वरिष्ठ हैं, भूमिकाएं बदलती रहती हैं और टीम में जहाँ तक एक लिमिटेड स्थान ही होते हैं, इसलिए उनको रखा जाता है। अभी इस समय वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी के सामने कई स्टेट में चुनाव होने वाले हैं, उन स्टेटों की एक भारी चुनौती है। इसके साथ ही साथ कुछ सुदूर दक्षिण भारत में हमारी पार्टी का जनाधार भी थोड़ा कमज़ोर है, पूर्वोत्तर में भी थोड़ा और भी भूमिका उसकी बढ़ाने की आवश्यकता है, और बंगाल इत्यादि में। तो ये इस समय जो टीम बनाई गई है वो सामने जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। तो ये थे विजय शंकर शास्त्री जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो चुनाव होने वाले हैं उसमें जो नई टीम का गठन हो वो बहुत प्रभावित रहेगी और आने वाले समय में परिणाम जो आएंगे बहुत अच्छे आएंगे। कैमरा पर्सन प्रकाश सिंह के साथ रामनीत भट्ट, रिपोर्टर 24/7 दिल्ली। अभी देखना बेहद दिलचस्प होगा कि अमित शाह अपनी इस नई टीम के साथ क्या कुछ कमाल कर पाते हैं, लोकसभा का इतिहास फिर दोहरा पाते हैं या नहीं। फिलहाल वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अगर हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में चौधरी वीरेंद्र सिंह हाथ का साथ छोड़कर कमल खिलाने चल दिए हैं। हरियाणा की राजनीति में माहिर खिलाड़ी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह ने अपने समर्थकों के साथ अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थाम लिया। वीरेंद्र सिंह का अब तक का पूरा राजनीतिक जीवन कांग्रेस में ही बीता है। वो पिछले 42 सालों से कांग्रेस के साथ थे। प्रदेश में हमेशा से वैसाखियों के सहारे राजनीति करती आ रही बीजेपी के पास कांग्रेस और आईएनएलडी के मुकाबले बड़े कद के नेताओं की कमी है। लोकसभा चुनाव से पहले राव इंद्रजीत सिंह और अब चौधरी वीरेंद्र सिंह के पार्टी में शामिल होने के बाद पार्टी की समस्या थोड़ी कम हो सकती है। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से लंबे समय से नाराज चल रहे वीरेंद्र सिंह ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। पिछले महीने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से उन्होंने मुलाकात भी की थी और इससे ये संकेत मिले थे कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। उसके बाद पार्टी ने उन्हें 31 जुलाई को कारण बताओ नोटिस भी दिया था। गुरुवार को उन्हें केंद्रीय अनुशासन समिति की सिफारिश पर तत्काल प्रभाव से पार्टी से निलंबित कर दिया गया था। तो निश्चित तौर पर जो है, अगर वीरेंद्र सिंह की बात की जाए तो काफ़ी बहुत बड़ा वोट बैंक जो है इस वक्त बीजेपी के साथ आ गया है और पिछले 42 सालों से वो कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश के साथ प्राकृतिक आपदा का कहर जारी है। भारी बारिश से परेशान देहरादून और पिथौरागढ़ में तमाम जिलों के में मुश्किल हालत बन गई है। प्रदेश के कई इलाकों में अब तक मरने वालों की संख्या 25 पहुंच गई है। राज्य सरकार ने हाई अलर्ट जारी किया है। पौड़ी, देहरादून और पिथौरागढ़ जनपद में बारिश के कहर से लगभग 20 लोगों की मौत हो गई थी। तो जिस तरीके से आपको बता दें कि इस वक्त जो स्थिति है, अगर उत्तराखंड की बात की, खास करके पिथौरागढ़ और देहरादून की, तो वहाँ पे भूस्खलन की लगातार खबरें आ रही हैं और उसकी वजह से जो इस वक्त जनजीवन है वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त है और अभी तक जो खबर आ रही है उसके हिसाब से 20 लोग मर चुके हैं। तो जिस तरीके से अगर हम प्राकृतिक आपदा की बात करें तो निश्चित तौर पर जो है इस वक्त उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा लगातार बनी हुई है और उसकी वजह से तमाम जो जनजीवन है वहाँ का वो पूरी तरह से व्यस्त हो चुका है। और खास करके अगर हम पिथौरागढ़ और देहरादून की बात करें तो उत्तराखंड में बारिश फिर एक बार कहर बनकर बरस रही है। देवभूमि में लगातार हो रही बारिश से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जोरदार बारिश ने कई घर उजाड़ दिए। 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश और बादल फटने से अब तक 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हुई। जमीन खिसकने से रास्ता बंद हो गया है। सड़कों पर भारी मलबा होने के चलते राहत और बचाव काम में दिक्कतें आ रही हैं। उधर मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे तक और बारिश होने की चेतावनी जारी की। पहाड़ों में हो रही बारिश और फट रहे बादल इस नदी को और ताकत दे रहे हैं। उत्तराखंड में कहीं बादल फटने से घर दब गए तो वहीं जमीन खिसकने से सड़कों पर मलबे के ढेर लगे हैं। कोई उफनती नदी के बीच जिंदगियों के लिए तरस रहा है तो किसी को रस्सी के सहारे रास्ता तय करना पड़ रहा है। पानी के रेले ने देवभूमि की परेशानियों को बढ़ा दिया है। 14 अगस्त की शाम से हो रही लगातार बारिश ने गढ़वाल के अलग अलग जिलों में तबाही मचा दी है।
बारिश ने लोगों के सिर से छत छीन ली है। लोग जिंदगी को तरस रहे हैं। कहीं भूस्खलन से लोग परेशान हैं तो कहीं भारी बारिश से। वहीं पौड़ी के जिले यमकेश्वर क्षेत्र का सबसे बुरा हाल है। यहाँ मकान गिरने, बादल फटने और जमीन खिसकने से हुए अलग अलग हादसों में अब तक 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। इसके अलावा कुछ लोगों के अभी भी मलबे में दबे होने की आशंका है। लोग प्रशासन से मदद की आस लगाए बैठे हैं, लेकिन मदद हो भी तो कैसे? रास्ते तो बड़े बड़े पत्थरों से बंद हैं। वहीं देहरादून के धागपट्टी में 3 मकान ढहने से 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और 8 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। वहां इतनी बारिश हुई है कि गांव में पानी ही पानी है। गांव में इतना पानी भर गया है कि घरों की दहलीज और सड़कों में कोई फर्क नहीं है। वहीं प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है कि लोग जल्द से जल्द सुरक्षित जगहों पर चले जाएं। प्रशासन खुद भी लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजने में लगा है। पहाड़ी इलाकों में सड़कों पर मलबा जमा होने से राहत और बचाव काम सरकार और प्रशासन दोनों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। रिपोर्टर 24x7 के लिए शबनम सैफी की रिपोर्ट। टेस्ट में बेस्ट धोनी इस वक्त ओवल में फेल होते नजर आ रहे हैं। ओवल टेस्ट में भारतीय टीम की हालत बेहद खस्ता है। टीम इंडिया ने इन हालातों की जिम्मेदार जो है पूरी बल्लेबाजी टीम है और साथ ही साथ जो बल्लेबाज हैं वो लगातार अपना प्रदर्शन खराब किए हुए हैं, जिसकी वजह से जो है इस वक्त टीम की ये हालत है। देखिए खास रिपोर्ट। साउथैम्पटन और मैनचेस्टर में मिली हार की कड़वी यादें अभी भी ताजा हैं और हो भी भला क्यों ना, इतनी शर्मनाक हार की यादें जल्दी कहां जाने वाली है। मैनचेस्टर में 3 दिन में हारने के बाद टीम इंडिया को भले ही आराम के लिए 2 दिन ज्यादा मिल गए हों, लेकिन लगता है कि इस आराम से टीम को कोई फायदा नहीं मिला। टीम के बल्लेबाज ना ही तरोताजा दिखे और ना ही उनमें कोई मोटिवेशन नजर आया। टीम इंडिया के बल्लेबाजों के पास पिछली गलतियां सुधारने का काफी समय था, पिछली हार से सबक लेने का भी मौका था, लेकिन इन खिलाड़ियों ने तो जैसे टीम का बेड़ा गर्क करने की कसम खा रखी है। जिस अंदाज में टीम इंडिया ने अंग्रेजों के सामने घुटने टेके, वो बेबसी का एक नजारा था। सितारों से सजी टीम ताश के पत्तों की तरह ढह गई। धोनी को छोड़कर किसी खिलाड़ी ने क्रीज पर टिकने की जहमत तक न उठाई, और वो भी तब जब ये मैच जीतना बेहद जरूरी है। गौतम गंभीर पहले ही ओवर में बिना खाता खोले आउट हो गए। उसके बाद पुजारा और कोहली भी कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके। इस सीरीज से पहले दोनों से काफी उम्मीदें थी, लेकिन लगता है कि इंग्लैंड के सर्द मौसम में उनके बल्ले पर जंग लग गई है। वहीं अभी तक कुछ अच्छी पारियां खेल चुके रहाणे और विजय भी सस्ते में पवेलियन लौट गए। ये हाल तो लंच से पहले तक था। लंच के बाद भी विकेट गिरने का सिलसिला नहीं रुका। सिर्फ कप्तान धोनी अकेले इंग्लैंड से लोहा लेते रहे और बाकी सब आए और चलते बने। धोनी और ईशांत के बीच आखिरी विकेट के लिए 58 रन की साझेदारी ने लाज बचा ली, नहीं तो टीम इंडिया 100 रन भी ना जोड़ पाती। स्पोर्ट्स डेस्क, रिपोर्टर 24x7। वन मैन आर्मी बन चुकी है इस वक्त टीम इंडिया। अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इस मुकाबले को वो बचा पाती है या नहीं। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। देश दुनिया के तमाम और खबरों के लिए आप जुड़े रहिए रिपोर्टर 24x7 के साथ। नमस्कार।